हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ चैप्टर 1 का जीवों का विकास का भाग 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बीगल का सफ़र और डार्विन का अनुभव। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन था, जरा सोचिए ऐसा कैसे हुआ होगा, कैसे कैसे नए नए जीव बने होंगे या जीवों में परिवर्तन कैसे आया होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि जीव कैसे बने होंगे, उसके पश्चात देखेंगे कि उसके बाद देखेंगे कि जीवों के जो बनने के प्रोसेस होता है वो उसमें क्या होता है, और फिर पृथ्वी में क्या है, अलग अलग प्रकार के जीव कैसे बने होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, तो जीव हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व क्या है, जीव है वो कोशिका से बने हैं। वो ही समय से बदलते गया, जिसके कारण एक कोशिका से बहु कोशिका ऐसे ऐसे करके क्या हुआ, जीवों का निर्माण हुआ। जब नए नए जीव बने होंगे तो क्या है, जीव कैसे बनने होंगे, जीव के बनने के प्रोसेस क्या है, तो इसमें होता है कोशिका से बनता है उतक से बनता है अंग से अंग प्रणाली से बहुकोशिकीय जीव। इसको मैं इंग्लिश में डिफाइन करूँ तो ये ऐसा होता करूँ तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि सेल है, सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होता है टिश्यू में, टिश्यू टू ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन आफ्टर दैट मैट टू मल्टीसेलुलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रकार से क्या है, जीव में क्या होता है, बनने की प्रक्रिया होता है कोशिका से उतक से अंग से अंग प्रणाली, और अंग प्रणाली से बहुकोशिकीय जीव। जैसे मनुष्य, गाय, जो पूरे जितने भी जीव जंतु है वो सभी आ जाते हैं इसमें, है ना। चलो देखते हैं कि जीवों में परिवर्तन कैसे आया होगा। तो हम सभी जानते हैं कि जीवों के क्या है, समय के अनुसार क्या होता है, बदलाव होता है। ठीक इसी प्रकार क्या है, जैसे कि पृथ्वी में एक जीव बने होंगे तो क्या है, धीरे धीरे क्या है, समय के अनुसार क्या है, जीव में क्या हुआ, परिवर्तन आ देगा, जिसके कारण उसके कैरेक्टर्स क्या है, उसके जो विशेषता है उसमें क्या है, भिन्नता आ देगा। ऐसे 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 करके क्या है, पूरे पूरे विश्व में क्या हुआ, जीवों का निर्माण हुआ। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर समझ ही गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में, बीगल का सफ़र और डार्विन का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ डार्विन एंड जर्नी ऑफ बीगल। तो सबसे पहले देखेंगे कि बीगल, तो बेसिकली बीगल क्या है, एक जहाज का नाम है जिसके द्वारा डार्विन ने क्या है, सफ़र किया और अनुभव प्राप्त किया। बचपन से ही डार्विन प्राकृतिक परिघटनाओं एवं प्राणियों के आवास, व्यवहार आदि के संबंध में रुचि रखते थे और अपने आसपास से इनके विषय में जानकारी जुटाने में लगे रहते थे। तो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम लोग बचपन में थे, क्या है, बचपन में तो कई लोगों को क्या है, सिंगिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को डांसिंग में, किसी को पढ़ने में, किसी को घूमने में, किसी को वीडियो गेम खेलने में या गेम खेलने में। ठीक उसी प्रकार जब डार्विन बचपन में था तो उसको क्या है, प्रकृति के बारे में जानना, प्रकृति के जीवों के बारे में जानना होता था, उसके व्यवहार में उसके व्यवहार को जानकारी के बारे में जानना उसको क्या लगता, रुचि था। उन्होंने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जीवों की विविधता एवं उस पर प्रकृति के प्रभाव से संबंधित जो अध्ययन किए, उससे वैज्ञानिक तथा सामाजिक सोच में व्यापक परिवर्तन आया। आज से लगभग 200 वर्ष पहले क्या है, डार्विन ने जीव में पाए जाने वाली विभिन्नता एवं वह किस प्रकार से व्यवहार करता है, इससे संबंधित बहुत सारे अध्ययन किए, जिसके कारण वैज्ञानिक तथा समाज की सोच में क्या है, बहुत परिवर्तन आया। चित्र 3, बीगल यात्रा। जैसे कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि डार्विन ने अपने सफ़र के दौरान पूरे विश्व के बहुत सारे देशों में क्या है, सफ़र किया। सन 1831 में डार्विन को इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी की कई महाद्वीपों की सैर करने का मौका मिला। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड कहाँ है, यूरोप महाद्वीप में, है ना। तो इंग्लैंड से कहाँ, दक्षिण अमेरिका होते हुए। तो आप देख सकते हैं कि डार्विन ने बहुत सारी जगहों पर क्या है, सफ़र किया पूरे विश्व में। तो डार्विन ने क्या है, बेसिकली 1831 में डार्विन को क्या है, बहुत सारे पूरे विश्व के सफ़र करने का मौका मिला। डार्विन को कप्तान के साथी के रूप में HMS बीगल नामक जहाज में अन्वेष यात्रा करनी थी। तो क्या है, जो बीगल है, वो जो शिप का नाम है वो है HMS बीगल।
डार्विन को क्या है, जो जो HMS बीगल नामक जो जहाज है उसके साथी के रूप में क्या है, जहाज में अन्वेषी यात्रा करना था। अन्वेषी यात्रा मतलब खोज यात्रा, जिसमें नक्शा तैयार करना, इलाकों की खनिज संपदा और जैव विविधता का अध्ययन कर इत्यादि करना था। तो बेसिकली जो डार्विन का जो जिम्मेदारी था कि सफ़र के दौरान, तो उससे क्या है, नक्शा तैयार करना और खनिज संपदा तथा जीवों की विविधता के बारे में अध्ययन करना था। जहाज में रहने अध्ययन करने की कक्ष के अलावा एक अच्छा पुस्तकालय भी था। क्या है, उस जो जहाज में क्या है, वो जो रहने और क्या है अध्ययन करने के अलावा क्या है, एक पुस्तकालय के कक्ष भी था। आप जानते हो कि पुस्तकालय जहाँ पर बहुत सारा क्या होता है, पुस्तक होता है। बीगल का सफ़र 27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 1836 में खत्म हुआ। तो बीगल का जो सफ़र है वो 27 दिसंबर 1831 में शुरू हुआ और 2 अक्टूबर 1836 में खत्म हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है डार्विन के अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन। बीगल के सफ़र के दौरान डार्विन के कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन इस प्रकार है, जिनसे उन्हें जीवों के विकास का सिद्धांत प्रस्तावित करने में मदद मिली। क्या है, डार्विन क्या है, डार्विन के अवलोकन के दौरान क्या है, हमें डार्विन को सफ़र के दौरान क्या है, उसको बहुत सारा क्या है अवलोकन तथा अनुभव प्राप्त किया, जिससे क्या है उसे जीवों के विकास के सिद्धांत का प्रस्तावित करने में सहायता मिली। तो चलिए देखते हैं। सफ़र के दौरान डार्विन ने समुद्र के जीवों के नमूनों का अध्ययन किया, तो उसमें उन्हें कई प्रकार के जीव दिखे और वे चकित रह गए। यहाँ पर उन्हें खाने व खाए जाने की अद्भुत खाद्य श्रृंखला नजर आई। ऐसा ही उन्हें दक्षिण अमेरिका के जंगलों व पहाड़ों पर तरह तरह के जीवों के बीच भी दिखाई दिया। जब डार्विन ने अपना सफ़र शुरू किया किसमें, HMS बीगल के द्वारा, HMS बीगल नामक जहाज के द्वारा, तो उसने क्या है समुद्र के रास्ते क्या है उसने सफ़र शुरू किया। तो उसने समुद्र के जल का जो क्या है अवलोकन किया, तो वो क्या है आश्चर्य रहेगा कि ऐसा क्या है, क्योंकि उन्होंने पाया कि उसमें जो जीव थे वो क्या है, वह उसमें जो जीव को देखा तो वो क्या हो गए, आश्चर्यचकित रहे होंगे, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे के जीव के ऊपर क्या था, डिपेंड क्या है, निर्भर थे। ठीक उसी प्रकार उन्होंने दक्षिण अमेरिका के जंगलों में के पहाड़ों पर भी पाया कि हर जीव एक दूसरे जीव के ऊपर क्या थे, निर्भर थे। जैसे उनके मन में आता रहा हर तरफ संघर्ष, मरो या मारो, जो बच सकता है वही बच रहा है, शायद भौगोलिक जरूरत के अनुसार जो ढल गया वही जीव बच जाता है। तो क्यों डार्विन ने यहाँ पर हर तरफ संघर्ष मरो या मारो इसलिए यूज़ किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि हर जीव एक दूसरे जीव पर क्या थे, निर्भर थे। इसलिए उन्होंने कहा कि जिसके कारण एक जीव तो मरता है तो दूसरा जीव क्या है उसको मारता है, इसलिए उसने यूज़ किया है हर तरफ संघर्ष है, मरो या मारो। और जो जीव जो आखिरी में बच जाता है वही क्या है, भौगोलिक इस संसार के रूप में नया जीव के रूप में दिखाई देता है। उष्णकटिबंधीय जंगलों की कई विविध प्रकार के प्राणियों और उनके आवास का अवलोकन डार्विन ने पहली बार किया था। क्या है, उष्णकटिबंधीय जंगल में क्या है, विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं उसके आवास तथा वो किस प्रकार से रहते हैं उसके बारे में डार्विन ने पहली बार अध्ययन किया। दक्षिण अमेरिकी पहाड़ों के ऊपर उन्हें ऐसी चट्टानें मिली जिनमें समुद्र जीवों के जीवाश्म मिले। साथ ही उन्हें एक ऐसे भूकंप का अनुभव हुआ जिससे समुद्र की सतह लगभग 3 मीटर तक ऊंची हो गई थी। इस प्रकार का अवलोकन यह दर्शा रहा था कि समय के साथ महाद्वीप और महासागर में व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है। जब डार्विन दक्षिण अमेरिका की पहाड़ों पर पहुंचा तो उसने पाया कि क्या है, उन्होंने दक्षिण अमेरिका के पहाड़ों पर समुद्र जीवों के जीवाश्म मिले। तो उसका तर्क यह था कि शायद यहाँ कभी भूकंप आया होगा, जिसके कारण से क्या है जो पृथ्वी का जो समुद्र का जो जल स्तर है वह लगभग 3 मीटर तक ऊंचा होगा, जिसके कारण जो समुद्र जीव के जीवाश्म है वह दक्षिण अमेरिका के पहाड़ पर स्थित है। रेतीले समुद्री किनारों के स्थान पर ऊंची चट्टानों से घिरे समुद्री किनारों के अवलोकन से डार्विन यह अनुमान लगा पाए कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं से भी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ सकता है। तो यह एक प्रकृति का नियम है कि इस समय के अनुसार क्या है सभी में बदलाव होता है। इसमें बताया गया कि जो उसने क्या है समुद्री किनारों के जो रेतीले समुद्री किनारों के स्थान पर उसको ने अवलोकन किया, तो उसने पाया कि जो पृथ्वी में चलने वाले जो निरंतर
प्रक्रिया है उससे भी क्या है, पृथ्वी में बदलाव आ सकता है। विशाल का विलुप्त स्तनधारियों, सरीसृपों इत्यादि के जीवाश्मों से उन्हें पता चला कि पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में विभिन्नताओं के साथ साथ समानता भी है, अर्थात पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन आया होगा। डार्विन ने बहुत सारे विशाल का जो विलुप्त स्तनधारी और जो सरीसृप है उसके जीवों के बारे में अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि जो पूर्वजों की जो प्राचीन काल में स्थित जो जीव थे और जो वर्तमान के समय में जीव है उसमें क्या है, भिन्नताओं के साथ साथ समानता भी है। क्यों? क्योंकि कोई भी जीव बनता है वो क्या है, अचानक से नहीं बनता, वो क्या है, किसी भी जीव का क्या है, वह बदलता हुआ रूप है, या तो किसी से वह पूर्वज से ही बना है, जिसके कारण उसमें भिन्नताओं के साथ साथ भी समानता होता है। क्या आप जानते हैं 1938 में अफ्रीकी तट के किनारे जब मछुआरों ने जब एक मछली जैसा जीव पकड़ा तब तहलका मच गया, क्योंकि तब तक यह मान्यता थी कि डायनासोर के साथ ये विलुप्त हो गए हैं। इसे सिलकेंथ नाम दिया गया। जब 1938 में क्या है, अफ्रीकी तट के किनारे जब क्या है मछुआरों ने एक जो जीव दिख रहा है, जो मछली जैसा एक जीव पकड़ा, तब क्या है, बहुत तहलका मच गया, क्योंकि लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या है। क्योंकि उस समय लोगों की मान्यता थी कि यह जो जीव है वह डायनासोर के साथ ही क्या है, समाप्त हो गए हैं। इस जीव को सिलकेंथ नाम दिया गया। इसमें कुछ विशेषता उभयचरों की थी और कुछ मछलियों की थी। तो इसमें क्या है, उभयचर क्या कहते हैं, ऐसा जीव जो कि जल और थल दोनों में रहता है उसको क्या कहता है, उभयचर। तो इसमें जो विशेषताएं थी वो क्या है, उभयचरों की भी थी और मछलियों की भी थी। उस समय यह माना गया कि इसका विकास रुक गया है, अतः इसे लंबे समय तक जीवित जीवाश्म कहा गया। इस जीव को क्या है, लंबे समय तक जीवित जीवाश्म कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस जीव में जो क्या है, लंबे समय तक क्या है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके कारण इसको जीवित जीवाश्म कहा गया। परंतु अब हम जान गए हैं कि इनमें विकास की प्रक्रिया अभी भी हो रही है, इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म कहना ठीक नहीं होगा। किंतु लंबे समय बाद जब इसमें देखा गया कि इस जीव में क्या है, परिवर्तन हो रहा है, समय के अनुसार क्या है, परिवर्तन हो रहा है, तब इसको यह माना गया कि इसको जीवित जीवाश्म कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस जीव में क्या हुआ, बदलाव हो रहा है।